नमस्ते, मैं नीलिमा वाघुल्दे। दशहरा संपन्न हो चुका है, लेकिन अपने 9वें दिन का व्याख्यान अभी बाकी है। तो वो व्याख्यान हम आज ले रहे हैं। राष्ट्रीय युवक विचार मंच की तरफ से नवरात्रि के ये शुभ प्रसंग में ई व्याख्यान श्रृंखला में आप सबका स्वागत। नवरात्रि का आज 9वां दिन, अश्विन शुक्ल नवमी। अधिष्ठात्री शक्ति है माँ सिद्धिदात्री। सिद्ध गंधर्व यक्ष अद्वैर सुरेरमरैरपि देव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के पहले दिन की माँ शैलपुत्री से क्रमशः ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि और अष्टमी तक माँ दुर्गा ने अष्टावतार धारण कर अपनी कृपा से भक्तों को हर प्रकार की भुक्ति तो क्या अष्ट सिद्धियां भी प्रदान करते हुए भय से लेकर पुण्य सुख की आसक्ति तक का संहार किया है। अब नवमी को माँ सिद्धिदात्री का भाव कोई नई सिद्धियां प्रदान करना नहीं है, इनका तो भाव स्वयं सिद्धि है। यह सिद्धि ब्रह्म प्राप्ति कहलाती है। मनुष्य के स्थूल मस्तक प्रदेश में स्थित सूक्ष्माति सूक्ष्म सहस्रदल कमल चक्र है, जो माँ सिद्धिदात्री का स्थान है। स्वर्ण वर्णा निर्वाण चक्र सीता नवम दुर्गा त्रिनेत्राम शंख चक्र गदा पद्म धरा सिद्धिदात्री भजेत। इसलिए माँ सिद्धिदात्री कमलालय में विराजमान है और इसकी प्रसन्नता से मनुष्य का शुंभ निशुंभ रूपी सूक्ष्म जो अहंकार है, जिसे हम अस्मिता के नाम से जानते हैं, उसका अंत होता है। अभी हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत श्रेया के गीत से करेंगे। दुर्गे दयानिधे आवे दुर्गे दयानिधे आवे दुर्गे दयानिधे आवे दुर्गे दयानिधे आवे दुर्गे दयानिधे नमामि स्मरामि भजामि ते आवे दुर्गे दयानिधे नमामि स्मरामि भजामि ते आवे दुर्गे दयानिधे आवे दुर्गे आवे दुर्गे मंत्रमयी देवी प्रणवगारिणी मंत्रमयी देवी प्रणवगारिणी मंत्रमयी देवी 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 मंत्रमयी देवी प्रणवगारिणी पशुपति भामिनी माया दुर्गे दयानिधे आवे दुर्गे आवे दुर्गे आवे दुर्गे दयानिधे। बहुत बहुत अच्छा श्रेया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आज का दिन विशेष और वक्ता परिचय शर्वरी करके देगी। नमस्कार,
राष्ट्रीय व मंच द्वारा रचित व्याख्यान श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं शर्वरी कावटे आपको विशेष दिन और वक्ता परिचय कराऊंगी। कल ही नवरात्रि का 9वां दिन था। इस दिन सिद्धदात्री देवी की पूजा करते हैं। सिद्धदात्री ये देवी का रूप 9वां रूप है। यह सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी है। आज की हमारे वक्ता श्वेता शालिनी है। श्वेता दीदी एक राजनीतिक और सामाजिक दूरदर्शी व्यक्ति है, जिन्होंने अपने अनुकरणीय कार्यों के कारण समाज में एक प्रमुख स्थान प्राप्त किया है। अपने गतिशील नेतृत्व के साथ उन्होंने लोगों को एक सशक्त भारत के रूप में सशक्त बनाने की पहल के माध्यम से बहुत वांछित सामाजिक सुधार लाए हैं। एक इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि के साथ प्रेरक वक्ता सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में अपने करियर को बढ़ाने और तलाशने के लिए चुना। इंजीनियरिंग और प्रबंधन की डिग्री हासिल करने के बाद दीदी ने 2 प्रौद्योगिकी कंपनियों की स्थापना की और सफलतापूर्वक स्थापित किया। दीदी टेक्नोक्रेट और राजनीतिज्ञ का एक अनूठा मिश्रण है और नारी शक्ति का प्रतीक है। वह हिंदुत्व और हिंदू धर्म का कट्टर समर्थक है। इतने कम समय में उनकी परवरिश को उनकी टेक सेवनेस, टेनिटी, काबिलियत, दृढ़ विश्वास, निर्णायकता और लीडरशिप क्वालिटी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। वह ग्रामीण क्षेत्र परिवर्तन में प्रमुख कार्य कर रही है। दीदी आज आपको एंटरप्रेन्योरशिप पर एक व्याख्यान देंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा शर्वरी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ज्यादा समय न लेते हुए मैं आज के वक्ता श्वेता जी का राष्ट्रीय युवक विचार मंच की तरफ से स्वागत करती हूँ और उनको निवेदन करती हूँ कि अपना व्याख्यान शुरू करें। सर्वप्रथम नीलिमा जी बहुत बहुत धन्यवाद और खास शर्वरी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना सुंदर इंट्रोडक्शन मेरा दिया है कि मुझे लगा कि जैसे मैं आपको ही सुनती जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ राष्ट्रीय युवक विचार मंच को, जिन्होंने मुझे चुना, ये मौका दिया कि मैं अपनी बहनों से बात कर सकूं और खासकर उन बहनों से जो कि उद्यमी बनना चाहती हैं, जो उद्योजकता में अपने आप को झोंकना चाहती हैं और उसी बहाने इस देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करना चाहती हैं। क्योंकि यदि ये देश को विश्व गुरु बनने का सपना हम सब देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो इन्हीं बहनों के कंधों पर खड़ा होकर हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं अपने व्याख्यान की, मैं बहुत लोगों ने, नीलिमा जी ने बात की, शर्वरी ने इसकी बात की है, श्रेया जी ने हमें बहुत अच्छा एक गीत सुनाया और याद दिलाया कि हम सिद्धिदात्री जी की पूजा करते हैं 9वें दिन। और नवमी एक ऐसा महत्वपूर्ण पर्व है इन 9 दिन में, क्योंकि जैसा कि नीलिमा जी ने आपको बताया कि उन सारे सिद्धियों का हम एक बार फिर से उनको याद करते हैं, क्योंकि सिद्धिदात्री वो सारी सिद्धियों के साथ आती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज वो 4 चीजें हैं, जिन 4 चीजों के साथ सिद्धिदात्री को जाना जाता है। वो 4 चीजें क्या हैं? पहली जो चीज है उसमें गदा आता है। हनुमान जी के गदा को बहुत लोगों ने देखा है, समझा है, लेकिन माँ सिद्धिदात्री के पास भी गदा होता है और यही गदा बहुत जरूरी हर उस उद्यमी स्त्री के लिए है, क्योंकि जो भी महिला उद्यमी बनना चाहती है उसको एक चीज याद रखने की बहुत जरूरत है कि उसके पास अपना गदा होना चाहिए। क्योंकि उद्यमी का दूसरा शब्द, उद्योजकता का दूसरा शब्द यदि आप ट्रांसलेट करेंगे तो उसे स्ट्रेंथ कहा जाता है, साहस कहा जाता है। क्योंकि
कहीं ना कहीं आज से कुछ वर्ष पहले ये सोचा जाता था कि रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, किसका साहस, किसी कठिनाई को उठाने की का जो साहस है वो महिलाओं में कम होता है, और इसीलिए कहीं ना कहीं महिलाएं कम उद्यमी होती हैं। इसीलिए जरूरत है उस गदा की जो हर सिद्धिदात्री के पास होनी चाहिए यदि वो उद्यमी बनना चाहे। दूसरी चीज जो मां सिद्धिदात्री के पास होती है वो उनका शंख होता है। तो बहुत जरूरी है कि हम शंख से हर लड़ाई, हर युद्ध की शुरुआत शंख से की जाती है, और आपको पता होना चाहिए कि वो क्यों ऐसा होता है। वो इसलिए ऐसा होता है कि आप उद्घोष करते हैं, और इसीलिए आपको सांस्कृतिक और सामाजिक तौर पर उद्घोष करना पड़ेगा हर महिला को कि मैं अब उद्योजक बनने जा रही हूं। और इसी बात से आपको, आपके परिवार को और समाज को ये दृढ़ता मिलती है कि हाँ, हमने एक ऐसा पथ चुना है जिस पथ पर हमें साहस दिखाना पड़ेगा और समाज को हमारा साथ देना ही पड़ेगा। इसीलिए शंख की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तीसरी चीज जो मां सिद्धिदात्री के पास होती है वो है चक्र। और ये चक्र, वैसे तो हर महिला के पांव में चक्र होता है, लेकिन ये चक्र आप कृष्ण भगवान की तरह आपके हाथ में भी है और याद रखिए आपके पांव में भी है। इसलिए मैं अक्सर कहती हूं कि महिलाएं ज्यादा सफल उद्यमी बनती हैं, बिकॉज अंग्रेजी में कहावत है कि मल्टीटास्किंग, वी आर बॉर्न मल्टीटास्कर्स, women are born multitaskers। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, और बहुत सरल शब्दों में जब मैं खासकर अपनी बहनों से बात करती हूँ, महिलाओं से बात करती हूँ, तो अक्सर ये बात कहती हूँ कि जिस प्रकार से हमारी शादी होती है तब हम अपने परिवार को, अपने माता पिता को छोड़ते नहीं हैं, हम दूसरा परिवार अपनाते हैं। जब हमारे बच्चे होते हैं तो हम पति को छोड़ते नहीं हैं, हम बच्चों को अपनाते हैं, उस जिम्मेदारी को जोड़ते हैं। और इसीलिए महिलाएं बॉर्न मल्टीटास्कर्स होती हैं, और इसी वजह से आप एक सफल उद्यमी बन सकती हैं। इसलिए कहीं ना कहीं अपने मन में जब आप एक बार ठान लेंगी कि मुझे उद्यमी बनना है, तो आपको केवल मात्र इस बात का आभास होना चाहिए कि अब ये चक्र जो मेरे हाथ में था अब मेरे पैर में भी लगा है, और इसी चक्र के माध्यम से मुझे हर ओर ध्यान देना भी है, हर ओर अपना ध्यान आकर्षित भी करना है, लेकिन साथ में इस चक्र का इस्तेमाल करते हुए मुझे उतना ही साहस हर क्षेत्र में दिखाना है, हर क्षेत्र को उतनी ही इंपॉर्टेंटली बैलेंस करना है। और इसीलिए वर्क लाइफ बैलेंस की बात होती है, और जिसमें महिलाएं बहुत हद तक ज्यादा आज उपलब्धि हासिल कर चुकी हैं, क्योंकि महिलाओं से बेहतर कोई वर्क लाइफ बैलेंस को जानता नहीं। जो चौथी वस्तु आपको मां सिद्धिदात्री के साथ दिखेगी वो है कमल। कमल पर लक्ष्मी जी भी बैठती हैं, विराजमान रहती हैं, और कमल इस बात का प्रतीक है कि आपको समृद्धि आई है। इसीलिए आप याद रखिए, यदि आप उद्यमी बनना चाहती हैं तो उद्यमी का अर्थ है कि आप अपने और अपने देश, अपने परिवार, अपने समाज की वृद्धि की बात कर रही हैं। चाहे वो वित्त में वृद्धि हो, यदि कमाई में वृद्धि हो, चाहे आपकी उपलब्धियों में वृद्धि हो, लेकिन वृद्धि होनी चाहिए। यदि वृद्धि नहीं हो रही है, मैं अक्सर इस बात को कहती हूँ, और खासकर बहुत सारी महिलाएं जो मुझे जानती हैं, जिनको मैं मेंटर करती हूँ, वो अक्सर मुझे कहती हैं कि माय बिजनेस इज लाइक माय बेबी। मैं अक्सर इस बात को कहती हूँ कि कभी भी अपने बिजनेस को, अपने उद्योग को अपने बच्चे की तरह नहीं पालिए, उसे बहुत ही प्रैक्टिकली एक उद्योग की तरह देखिए, बहुत साइंटिफिकली उसके बारे में सोचिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आप उससे लगाव लगाएं, बट ये जरूरी है कि आप ये सोचे समझें कि यदि मुझे वृद्धि नहीं हो रही है तो मैं इस उद्योग को बंद कर दूं। इसीलिए सिद्धियां तब आपको प्राप्त होंगी जब इन 4 मां सिद्धिदात्री की दी हुई चीजों को, मैं इन्हें वेपन्स बोलूंगी, इन 4 वेपन्स को आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगी।
मैं अपनी कहानी से शुरुआत करती हूँ। मैं जब छोटी थी तो मेरे पिताजी मुझे एक बात सिखाया करते थे, और उनके एक प्रिय कवि थे जो बाद में मेरे भी प्रिय कवि बने, रामधारी सिंह दिनकर जी। उनकी इन पंक्तियों से उन्होंने मेरा परवरिश किया। वो कहते थे, तुम रजनी की चांद बनोगी या दिन की मार्तंड प्रखर। रजनी का अर्थ होता है रात। तुम रात की चांद बनोगी या दिन की मार्तंड प्रखर, दिन की सूरज बनोगी जो कड़कती तड़कती धूप देती है। एक बात है मुझे पूछनी, फूल बनोगी या पत्थर। नकली फूल क्रीम कंघी से नकली रूप सजाओगी या असली तेज लहू का आनंद पर चमकाओगी। क्या तुम नकली व्यक्ति बनोगी या अपने खून का तेज, अपने अंदर का पैशन, अपने अंदर की आग अपने चेहरे पर जलाओगी, और जिस आग से तुम्हारा पैशन और तुम्हारा कार्य, तुम्हारी कार्य प्रणाली उजागर हो और हर उस व्यक्ति, हर उस महिला को प्रेरित करे जो तुम्हारे संपर्क में आए। बहुत जरूरी है कि महिलाओं की जब परवरिश हो, हम महिलाएं ही नहीं हैं और शायद बहुत सारे पुरुष गण भी मुझे सुन रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगी, यदि आप पिता हैं, यदि आप भाई हैं, तो याद रखें, हर उस महिला को जिसे आप उद्यमी बनाना चाहते हैं या आपकी वजह से जो उद्यमी बनने का सपना देख रही है, उसे जरूरत है आपके सपोर्ट की। और वो सपोर्ट कहीं ना कहीं केवल मात्र पीछे रहकर और बढ़ावा देकर ही दिया जा सकता है, और कुछ महिला को नहीं चाहिए। मेरे पिता ने मुझे बचपन से ही ये सपने देखने की जो आग है, जो सपने देखने की जो चाहत है, ये मुझ में जगाई। और कहीं ना कहीं जब मैंने इंजीनियरिंग किया, उसके बाद मैंने MBA किया, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कार्यरत थी। उनके साथ लगभग 7-7.5 साल मैंने काम किया और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लिया। लेकिन मेरे अंदर वो आग जलती रही कि कहीं ना कहीं मुझे उद्यमी बनना है, मुझे अपना उद्योग शुरू करना है, क्योंकि मैं हमेशा से ही जॉब गिवर बनना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं लोगों को रोजगार दूं। मैं खुद चाहती थी कि मेरी वजह से लाखों लोगों का घर परिवार पले। और इस सपने के साथ मैंने अपनी पहली कंपनी की शुरुआत की। भगवान ने मुझे एक जो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक विशेषता थी, वो ये था कि मैं अपॉर्चुनिटी को पहचान पाई। तो जिस समय लोग .com एरा में इंटरनेट के पीछे पड़े थे, उस टाइम मैंने मोबिलिटी और डिजाइन की तरफ अपना ध्यान आकर्षित किया। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि महिलाएं ये समझें कि अपॉर्चुनिटी नॉक करती है, आपको सुनना और समझना आना चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी हर महिला, हर व्यक्ति के जीवन में आती है, लेकिन जरूरत है कि महिलाएं इसको समझें। कई बार हमें ये अपॉर्चुनिटी सुनाई देती हैं, लेकिन समझ में नहीं आती है कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है। और इसीलिए मैं अक्सर अपने रूल का पालन करती हूँ। और मेरा मूल मंत्र बहुत साफ है। जब भी मैं मन में सोचती हूँ कि मैं ये काम करूं या ना करूं, तो मैं अक्सर वो काम कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि जिंदगी एक है और एक बार ही हमें मदमस्त होकर इसे जीना है। इसलिए जब हम वो काम नहीं करते हैं तो कई बार जिंदगी में पछताते हैं कि शायद मैंने वो निर्णय लिया होता, मैंने वो कार्य किया होता, तो शायद मेरी जिंदगी अलग होती। लेकिन यदि आप वो कार्य कर लेती हैं तो आपको ये आभास होता है, आपको ये समझ आता है कि शायद गलत हो या सही हो, मैं खुद इसकी जिम्मेदारी लेती हूं। और इसी से हमारा दूसरा सबक जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने 9 दिन, आपने 9 लोगों को सुना होगा, मैं आशा करती हूं कि शायद मंच ने आपको 9 महिलाओं से प्रेरित करवाया होगा। मैं भी आपको 9 मंत्र देते हुए अपनी व्याख्यान खत्म करूंगी, जिसमें से दूसरा बहुत महत्वपूर्ण मूल मंत्र, इसे मैं 9 सूत्री कहूंगी। दूसरा सूत्र, आप हमेशा हमें सिखाया जाता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, लेकिन उद्योग जगत एक ऐसा जगत है जहां कर्म और फल के जिम्मेदार आप खुद होते हैं। और इसीलिए
कर्म और फल दोनों की जिम्मेदारी लेने की शुरुआत आप स्वयं से कीजिए। और जब आप ये स्वयं से करेंगी तब आपको इस बात का आभास होगा कि आप उद्यमी बनने के रास्ते में हैं। एक बात महिलाएं अक्सर मुझसे पूछा करती हैं कि क्या जरूरत है कि हमें महिला उद्यमी, सरकार की अनेकों योजनाएं हैं और मैं कुछ योजनाएं आपको बताने भी वाली हूं। अनेकों योजनाएं हैं जिससे कि महिलाएं प्रेरित हो रही हैं आज के दिन कि वो उद्योग जगत में शामिल हो। लेकिन क्यों जरूरत है कि महिलाएं शामिल हो? आज यदि आप क्रेडिट रेटिंग देखेंगी कि किस प्रकार से बैंक या माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनीज या एनबीएफसीज या कोई भी लोन देने वाली सुविधा हो, वो क्यों प्रेफर करती हैं कि महिलाओं को लोन दे? क्योंकि लगभग 98% महिलाएं लोन वापस करती हैं और विगत समय पर वापस करती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम ये समझें कि यदि महिलाएं किसी कार्य को अपने भरोसे पर चलाती हैं तो वो अपना भरोसा तोड़ने नहीं देती हैं या टूटने नहीं देती हैं। और इसीलिए यही कारण है कि आज चाहे घरेलू हो, चाहे समाज हो, चाहे विश्वास हो, चाहे राजनीति हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे विशेषज्ञता हो, रिसर्च या उद्योग हो, औद्योगिक जगत हो, इंडस्ट्रीज हो, हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुष के कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। लेकिन ये भरोसा जो कहीं ना कहीं समाज को उनके ऊपर आया है, इसी कारण से यदि आप देखेंगे तो अनेकों क्षेत्रों में महिलाएं बहुत हद तक पुरुषों से ज्यादा शामिल हैं। और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे डिजिटल का क्षेत्र है, डिजिटल में आज महिलाएं ज्यादा उद्यमी हैं पुरुषों के मुकाबले। कंसल्टिंग, सलाहकारी सेवा जिसे कहा जाता है, उस क्षेत्र में महिलाएं ज्यादा पुरजोर तरीके से कंसल्टिंग कर रही हैं। वस्त्र, फैशन, टेक्सटाइल, इन सारे क्षेत्रों में महिलाएं आपको ज्यादा उद्यमी भी मिलेंगी और कार्यरत भी मिलेंगी। एम्प्लॉइज भी आपको महिलाएं ज्यादा मिलेंगी। भोजन बहुत हद तक जो खासकर महिला बचत गट और घर में बनाए हुए आर्टिजान्स जिसे कहते हैं, छोटे उद्योग, लघु उद्योग, इसमें आपको महिलाएं भोजन के क्षेत्र में ज्यादा मिलेंगी। आभूषण, ज्वेलरी डिजाइन के क्षेत्र में आपको महिलाएं ज्यादा मिलेंगी। हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट, इन सब क्षेत्रों में आपको महिलाएं ज्यादा मिलेंगी। लेकिन अभी भी जरूरत है कि हम और अनेकों क्षेत्रों में अपने आप को झोंकें, घुसें। जैसे कि एक ऐसा क्षेत्र है जिसका विवरण मैं करना चाहूंगी, इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग। इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं आज भी महिलाएं साहस नहीं कर पा रही हैं कि वो घुसे और अपने आप को इसके अंदर झोंके। आज भी एसएमई लोन्स जो कि महिलाओं को दिए जाते हैं वो लगभग 0.008% ही यूज किए जाते हैं। और आज भी अधिकतर जो लोन्स दिए जाते हैं वो उत्तर प्रदेश और गुजरात की महिलाओं को ऐसे क्षेत्रों में दिए जाते हैं जो कि अधिकतर समय डमी होते हैं, बिकॉज इन दोनों राज्यों में कहीं ना कहीं महिलाएं सबसे कम कार्यरत हैं। एक और स्टेटिस्टिक्स आपको देना चाहूंगी और खासकर महिलाओं को देना चाहूंगी। 4500 ऐसे आइटम्स हैं हमारे देश में जिसमें महिलाएं कुछ ना कुछ उद्योग कर रही हैं। मतलब उन आइटम्स, जैसे मैंने अभी आपको कुछ आइटम्स गिनवाए, वैसे अनेकों आइटम्स को महिलाएं बनाती हैं। लेकिन इनमें से 800 ऐसे आइटम्स हैं जो केवल मात्र केरला में किए जाते हैं, अन्य राज्यों में नहीं किए जाते। तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा कोशिश करने की आवश्यकता है, क्योंकि हर राज्य में आज महिलाएं महिला बचत गट के माध्यम से एकत्रित हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी हम केवल मात्र रिवर्सल ऑफ लोन्स, आरएफ फंड्स, रिवॉल्विंग फंड्स ही महिला बचत गट के माध्यम से करते हैं। बहुत जरूरत है कि हम उन्हें उद्योग और उद्योग की स्किल के माध्यम से उन्हें जोड़ें उद्योग से, तभी उद्यमीकरण हो सकता है। और
चाहे वो कृषि मंत्रालय हो, चाहे वो श्रम मंत्रालय हो, ये दोनों ही मंत्रालयों में, चाहे आप कृषि मंत्रालय में देखें तो चाहे मत्स्य पालन हो, मछली पालन हो, एफपीओज हो, जिसका अर्थ है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, आज भी कृषि क्षेत्र में, खासकर अगर आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो एक कानून आया था कि यदि 7/12 पर महिलाएं होंगी, यदि महिला कृषि होगी तो आपको अनेकों फायदे दिए जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी कृषि गठ नहीं बने और महिला कृषि गठ बहुत हद तक नहीं बन पाए। बहुत जरूरत है कि हम 7/12 महिला के नाम पर करें और महिलाओं का कृषि गठ बनाएं, ताकि हम महिलाओं के कृषि मंत्रालय के द्वारा स्किलिंग भी कर सके और अनेकों योजनाओं का भी लाभ उठा सके। श्रम मंत्रालय के अंदर अगर आप देखेंगे तो अनेकों आईटीआई खुले हुई हैं और बहुत सारे सहकारी मंत्रालय, सहकार मंत्रालय के अंदर भी ऐसी योजनाएं हैं और ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर खास महिलाओं को ट्रेन किया जाता है ताकि वो उद्योग जगत में शामिल हो सके। एक दो चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें जानने की जरूरत है, वो ये है कि यदि हम सशक्तिकरण की बात करते हैं और खासकर महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हमें जरूरत है कि हम उद्योग को बढ़ावा दें, क्योंकि इससे बेहतर सशक्तिकरण और महिला सशक्तिकरण का कोई भी आयाम नहीं हो सकता है, क्योंकि ये केवल मात्र महिलाओं को फाइनेंस से, वित्त से सशक्त नहीं करता है, ये महिलाओं को एक अनुष्ठान के द्वारा, एक प्रतिष्ठा के द्वारा, सामाजिक प्रतिष्ठा के द्वारा समाज में प्लेस करता है। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि युवा वर्ग को, खासकर युवा महिलाओं को, युवतियों को ये समझ में आए कि यदि वो उद्योग जगत में घुसती हैं तो उनको एक समाज में एक ऐसी प्रतिष्ठा मिल सकती है जहां पर वो केवल मात्र अपने लिए रोजगार की निर्मित नहीं करती हैं, वो बाकी महिलाओं के लिए भी रोजगार की निर्मित करती हैं। एक और चीज समझिए, आने वाला समय एक ऐसा समय है जब इन्फ्लेशन के कारण दोनों पति और पत्नी, दोनों महिला और पुरुष का योगदान बहुत अनिवार्य रहेगा। और मैं अक्सर ये बात कहती हूं, यदि हम भारतीय सब मिलकर एकत्रित होकर भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना देख रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि 50% जनमत जो हमारे साथ है, जनसंख्या जो 50% महिलाओं की है, वो इसमें शामिल हो, इस सपने को एक साथ देखें, क्योंकि यदि वो इस सपने में शामिल नहीं होंगी तो भावी पीढ़ी का विकास नहीं हो सकता है। और इसीलिए जरूरत है कि यदि आप अपने परिवार का विकास करना चाहती हैं, यदि आप आने वाली पीढ़ी का विकास करना चाहती हैं, तो आप भी इस उद्योग जगत, उद्यमी होने का लाभ उठाएं। अब मैं आपको कुछ ऐसे योजनाओं से अवगत करवाऊंगी, उसके बाद 9 सूत्री आप लोगों के लिए दूंगी जो बहुत अनिवार्य है आप लोगों को उद्योग जगत में आने के लिए। मैं आशा कर रही हूं कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय युवक विचार मंच ने ऐसी महिलाओं को जोड़ा होगा जो स्वयं उद्योग जगत में हैं, और इसीलिए यदि आप इन योजनाओं को समझेंगी तो शायद आपके लिए कहीं ना कहीं आप भी लाभान्वित हो सकती हैं या दूसरों को लाभान्वित कर सकती हैं। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगी SHGs के बारे में, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या फिर महिला बचत गट। अब महिला बचत गट को, महिला बचत गट क्या होती है? 10 महिलाएं जब एकत्रित होती हैं और एक सोसाइटी फॉर्म करती हैं। अब 2 चीजें इसमें बहुत जरूरी है। एक, आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। रजिस्टर्ड का अर्थ है आप किसी ना किसी, या तो मंत्रालय के तहत या आपके लोकल बॉडी के तहत, यदि आप गांव में रहती हैं तो पंचायत समिति के तहत, यदि आप अर्बन एरिया में रहती हैं तो कॉर्पोरेशन के तहत आप रजिस्टर्ड हो। जब आपकी SHG रजिस्टर्ड होती है तो आपको विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलना आसान हो जाता है। दूसरी चीज, आपके SHG का खाता होना चाहिए। जी हाँ, बहुत हद तक
लोग खाता खोल के रखते हैं, क्योंकि रिवॉल्विंग फंड जब आता है या इकट्ठा किया जाता है तो वो बैंक के खाते से किया जाता है। लेकिन इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है बैंक का खाता, क्योंकि बहुतेरे बैंक में, खासकर महाराष्ट्र में, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक के बाद सहकारी बैंक के माध्यम से हो, चाहे वो नेशनलाइज बैंक के माध्यम से हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक के माध्यम से हो, महिला बचत गटों को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है, जिसका इंटरेस्ट सरकार भरती है। यदि आप उद्योग करती हैं एसएचजी होते हुए तो आपको लोन मिलना आसान होता है। एसएचजी का भी, और खासकर अध्यक्ष जो एसएचजी की अध्यक्ष होती है, उसका बैंक से मुद्रा लोन लेना भी आसान होता है। तो आपको बहुत हद तक एसएचजी का लोन मिल जाता है। यदि आप समिति में रजिस्टर्ड है या अर्बन एरिया में रजिस्टर्ड है, तो आप समिति में जो गट के अधिकारी है, गट के अधिकारी के पास लगभग 10,000 रुपए हर गट अध्यक्ष और गट को देने के लिए अनुदान मिला होता है। ये अनुदान के लिए आप अप्लाई कर सकती हैं यदि आप उद्योग करना चाहती हैं। और इसी के साथ बैंक के माध्यम से आपके महिला बचत गट को लगभग 15,000 रुपए की सुविधा दी जा सकती है। तो इस 25,000 रुपए में आप किसी भी रूरल एरियाज में, गांव के प्राधिकरण में आप इसकी शुरुआत कर सकती हैं। यही चीज यदि आप सिटी में देखें, अर्बन एरियाज में देखें, तो अर्बन जो अधिकारी होते हैं, जो कॉरपोरेशन के अधिकारी होते हैं, उनके पास अनुदान लगभग 1.25 लाख रुपए का होता है, जो इक्वल अमाउंट आपको बैंक से मिल जाता है। तो लगभग 1.25 लाख आपको आधिकारिक तौर पर अधिकारी से मिलता है, ऑफिशियल अकाउंट से मिलता है, और दूसरा लगभग 1.25 आपको किसी भी नेशनलाइज बैंक से महिला बचत गट के लिए मिल जाता है। यदि आप सरस में देखें तो सरस से बहुत सारी जो हमारी महिला मंत्रालय है, महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय है, तो उसमें सरस के माध्यम से बहुत सारे बैंक जुड़े हुए हैं और अनेकों योजनाओं का भी आज महिला लाभ उठा रही है। एक ऐसे महिला बचत गट के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सोलापुर में एक जीवन ज्योति नाम का एक महिला बचत गट है। मेरे सामने इसकी शुरुआत हुई है और इसने एक बहुत ही छोटे से जगह पर सैनिटरी नैपकिन पैड्स बनाने की शुरुआत की, और ये सारी महिलाएं, लगभग 20 महिलाएं मिलकर ये सैनिटरी नैपकिन पैड्स की एक छोटी सी यूनिट एसएमई उन्होंने शुरुआत की। आज लगभग 25 जिलों में, महाराष्ट्र के जिलों में ये महिलाएं सैनिटरी नैपकिन पैड्स, जो कि सरकारी योजना है, पहुंचा रही हैं। और आज हर महिला लगभग 1 से 12 लाख रुपए, 1 लाख महीना कमा रही हैं। तो आपको केवल मात्र एक सपने देखने की जरूरत है और इसको शुरुआत करने की जरूरत है। बहुत सारी महिलाएं अर्बन एरियाज में स्टार्टअप्स, छोटी छोटी वेब कंपनीज और आईटी के क्षेत्र में शुरुआत करती हैं। ऐसे ही महिलाओं के लिए WEP विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म की शुरुआत नीति आयोग ने शुरुआत की है, और उनके पास लगभग 10 करोड़ का आज अनुदान है। और ये 10 करोड़ वो WEP की महिलाओं, जो WEP में रजिस्टर्ड महिलाएं हैं, उनको बांटने के लिए 10 करोड़ रुपए हैं। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि आप यदि WEP में शामिल होती हैं, अपने आप को रजिस्टर करवाती हैं, तो आपको वहां की स्किलिंग, वहां की ट्रेनिंग ही नहीं मिलती है, बल्कि आपको वहां से मेंटरिंग मिलती है, आपको वहां से इंक्यूबेशन सेंटर मिलता है और साथ में इन्वेस्टमेंट भी मिल जाता है। ये गतिशील भारत का सपना जो हम सब देख रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम ये समझें कि महिलाओं को कुछ क्षेत्रों में घुसना पड़ेगा। जैसे आज कृषि के क्षेत्र में महिलाएं बहुत कम शामिल है,
और खासकर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, कृषि के फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में बहुत सारी महिला बचत गट आज मिल्स करती हैं, राइस मिल करती हैं, दाल मिल करती हैं। लेकिन जब मैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कहती हूं तो इसका अर्थ सप्लाई चेन है, लॉजिस्टिक्स है, मार्केट है और ई मार्केट है। इन क्षेत्रों के लिए मदद योग्य बहुत सारी इंक्यूबेशन सेंटर्स आज शुरू किए गए हैं। 1-2 इंक्यूबेशन सेंटर्स आज आईआईटी में चलते हैं। तो आईआईटी पवई, आईआईटी मुंबई यदि आप देखेंगे तो इसमें आईआईटी कानपुर और बहुत हद तक पुणे में सीओईपी में ये इंक्यूबेशन सेंटर्स चलती हैं जो आपको रिसर्च और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में मदद करती हैं और इन्वेस्टमेंट की भी मदद करती हैं। अब बहुत सारी महिलाएं मेरे पास स्वयं आती हैं जब मैं कुछ ऐसे विषयों पर बात करती हूँ या महिलाओं से मिलने जाती हूँ, तो अधिकतर महिलाएं जो मेरे पास आती हैं वो माइक्रो फाइनेंस को लेके आती हैं, क्रेडिट फैसिलिटी को लेके आती हैं। जिसका अर्थ क्या है, मैं ये समझती हूँ कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप यदि उद्योग जगत में घुसना चाहती हैं या उद्योग करना चाहती हैं, जैसे जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने अपने पीएफ से 30,000 रुपए निकाले जो मैंने अपने 8 साल की कमाई में कमाए थे और जमाए थे। उन पैसों से मैंने अपनी पहले कंपनी की शुरुआत की। आज ये बात अलग है कि भगवान की ब्लेसिंग्स हैं, भगवान माँ सरस्वती की कृपा रही मेरे ऊपर कि आज हम लगभग 3-3,500 लोग हैं, हमारे 6 सेंटर्स हैं वर्ल्ड वाइड। लेकिन जब मैंने शुरुआत की थी तो अपने जमा किए हुए पैसे से शुरुआत की थी। इसलिए बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं आप जो सपना देख रही हैं उसमें क्रेडिट फैसिलिटी से कोई ना कोई आप पर विश्वास दिखाए और आपके दाव पर दाव खेले। इसीलिए मैं अक्सर महिलाओं को 3 बातें कहती हूँ। एक, अपने अकाउंट्स हमेशा क्लियर रखने चाहिए। महिलाएं कई बार अकाउंट से डर जाती हैं। हम पीएनएल में घुसते नहीं हैं, हम अकाउंटेंसी से, नंबर्स से डरते हैं, तो उद्योग आपके लिए नहीं है। क्योंकि उद्योग, मैंने जैसा आपको बताया, ये किसी ना किसी वृद्धि से ही संबंधित है। इसीलिए नंबर से डरिए मत, क्योंकि जब तक आप नंबर्स नहीं समझेंगी आप उद्योग नहीं समझ सकती। और नंबर से कभी भी महिलाएं घबरा ही नहीं सकती हैं, क्योंकि जिस प्रकार आप घर चलाती हैं, जो पैसे आपको दिए जाते हैं उसमें से थोड़ा से बचा लेती हैं, उसके बाद भी हर चीज और हर वस्तु घर वालों के लिए उपलब्ध करवाती हैं, वैसे ही आपको अपनी कंपनी चलानी है और वैसे ही महिला देश भी चला सकती है। मैं अक्सर कहती हूँ कि महिला सशक्तिकरण की हर व्यक्ति बात करता है। महिला सशक्त तब हो सकती है जब सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा तीनों देवियां उसके अंदर सम्मिलित हो जाएं। जिसका अर्थ है लक्ष्मी अर्थात फाइनेंस, वित्त से कभी नहीं डरें। स्पेशली आप जब उद्यमी बनने जा रही हैं तब आपको वित्त से डरने की आवश्यकता नहीं है। सरस्वती, जिसका अर्थ ज्ञान है, सीखिए। सीखना बहुत अनिवार्य है। यदि आपको कोई चीज नहीं आती तो जरूरत है कि आप सीखें। तो इसलिए यदि आप उद्यमी बनना चाहती हैं तो एक छोटा सा टैली का कोर्स कर लीजिए। बेशक वो ऑनलाइन कीजिए, बेशक आप एक कंसल्टेंट, एक सीए अपने साथ रखिए, एक अकाउंटेंट अपने साथ रखिए, लेकिन सीखिए, देखिए कि किस प्रकार से आपने जो काम शुरू किया है उसकी टैली कैसी है, कितना खर्चा हुआ है, और लिखिए। जब आप लिखेंगी तब आप इस बात को समझेंगी कि खर्चा कहाँ हो रहा है और आमदनी कहाँ हो रही है। क्योंकि किसी भी हालत में आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया नहीं होना चाहिए। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज जो है वो है दुर्गा। तो दुर्गा जैसा रूप तो लेना ही पड़ता है यदि आपको अपने उद्योग की सफलता देखनी है। तो दुर्गा का अर्थ है कि नेटवर्किंग होना चाहिए, उतने हाथ होने चाहिए, और इसलिए जरूरी है कि आप अपने सेक्टर वाइज, यदि आप आईटी में हैं तो नैसकॉम में शामिल होइए, यदि आप एसएमई में हैं तो एमएसएमई क्षेत्र में अपने आप को रजिस्टर करवाइए, फिक्की में शामिल होइए, सीआईआई में शामिल होइए, किसी ना किसी विमेन एसोसिएशन, किसी ना किसी ऐसे एकेडमिक एसोसिएशन से के साथ संबंधित हो जाइए
जहां पर आपको निरंतर ये समझ में आता रहे कि नई नई सरकार की योजनाएं क्या निकल रही हैं, नई नई आयाम क्या निकल रहे हैं, नई नई स्किल्स क्या क्या निकल रही हैं, जिससे जब आप अवगत होंगी तभी आप आगे की ओर अग्रसर भी हो सकती हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, लेकिन फेसबुक ने जब रिलायंस में इन्वेस्ट किया, उससे पहले उन्होंने 100 महिला उद्योजिकाओं को चुना और उनके ऊपर क्रेडिट एड दिया। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि जब ये महिला उद्योजिकाएं हमारे फेसबुक के ऊपर पेज बनाएंगी, तब उनके सामान की बिक्री से हमारी भी बिक्री होगी। और इसीलिए उन्होंने हर वो सुविधा उनको उपलब्ध करवाई, खासकर क्रेडिट की, फाइनेंस की, जो उनकी जरूरत थी। लेकिन बहुत सारी महिलाओं को शायद ये बात बहुत सारी महिलाएं इस बात से अवगत ही नहीं होंगी कि फेसबुक जैसा प्लेटफॉर्म केवल मात्र बातचीत करने के लिए नहीं है, ये हमारे उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी है। और इसीलिए मैं अक्सर ये बात कहती हूं कि फोकस्ड रहिए। जब तक आपका अप्रोच फोकस्ड नहीं रहेगा, तब तक आप ये निश्चय नहीं कर पाएंगी कि आप किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहती हैं। एक अंतिम योजना जिसका विवरण मैं करना चाहूंगी वो है KVIC। खादी उद्योग का हमने अक्सर नाम सुना है। खादी उद्योग हमारे मन में केवल मात्र खादी और वस्त्र के लिए हम सोचते हैं, लेकिन इसके अंदर प्रधानमंत्री PMGEP, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, PMEP एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम का भी आवरण होता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अब आप देखें प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या है। किसी भी महिला, और यदि आप PMEGP.com के ऊपर जाएंगी और देखेंगी तो आपको ये समझ में आएगा कि एक केवल मात्र 5 फील्ड्स का एक फॉर्म है जो आपको भरना है, जिसमें वो केवल मात्र इतना पूछेंगे कि आप क्या करना चाहती हैं, क्या आपने अपने पैसे लगाए हैं और आप किस क्षेत्र में काम कर रही हैं। और खासकर यदि कृषि से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो या फिर हस्तकला से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो, तो हर हस्तकला के हर क्षेत्र के ऊपर, हर कार्य के ऊपर, हर आइडिया के ऊपर आज KVIC आपको 10 लाख रुपए दे रहा है। तो यदि आप एक आयुर्वेदिक छोटा सा फार्म खोलना चाहती हैं, जिसके अंदर आप तुलसी उगाएंगी और तुलसी के ड्रॉप्स बनाएंगी और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन से उसे मार्केट तक पहुंचाएंगी ताकि आज लोगों का इम्यूनिटी बढ़ सके, या फिर आप हल्दी उगाएंगी और हल्दी को पीसकर हल्दी के ऑर्गेनिक हल्दी के पैकेट्स तो बनाएंगी, लेकिन हल्दी के टैबलेट्स भी बनाएंगी और हल्दी के साबुन भी बनाएंगी। तो इस हर एक आइडिया के लिए टैबलेट, हल्दी के ऑर्गेनिक हल्दी और हल्दी का साबुन, इन तीनों आइडिया के लिए कहीं ना कहीं 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक KVIC आपको दे रहा है। तो आप अपने हर आइडिया और अपने हर प्रोडक्ट के लिए KVIC से लोन उठा सकती हैं। इसी प्रकार अनेकों योजनाएं सरकार की हैं जहां पर वो महिलाओं को सपोर्ट और महिलाओं को क्रेडिट और महिलाओं को स्किल देने के ओर बढ़ रहे हैं। बहुत जरूरी है कि महिलाएं ये समझें कि आज समाज की वृद्धि और देश में वित्त की वृद्धि, जिसका मतलब है GDP में आपका कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत जरूरी है कि आप उद्योजकता की ओर बढ़े। अंत में मैं अपने 9 सूत्री आप लोगों को देना चाहूंगी, और 9 सूत्री में से 2 का मैंने आपको विवरण दिया है, लेकिन फिर से बोलना चाहूंगी। पहला सूत्र बहुत जरूरी, अपने अंदर वो आग होनी चाहिए, वो उपलब्धि की चाह होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये उपलब्धि करनी है, मुझे उद्योगिका बनना है, मुझे उद्यमी बनना है। जब तक ये आग अपने अंदर नहीं जलेगा, आग तुम में हो सही मुझ में हो सही, आग तो जलनी चाहिए। जब तक ये आग आपके अंदर प्रज्वलित नहीं होगी, तब तक शायद आप आगे नहीं बढ़ सकती हैं। दूसरा सूत्र जो कि बहुत जरूरी है, जोखिम उठाने की हिम्मत, जिसका अर्थ है रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज। यदि आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी नहीं है
तो आप उद्योग जगत में सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप इस बात को समझें कि उद्योग का अर्थ साहस है, और साहस किससे? जोखिम उठाने से। तीसरा, सकारात्मक सोच, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थिंकिंग। यहां बहुत अकेलापन है, क्योंकि मैं अक्सर ये बात कहती हूँ, अंग्रेजी में कहावत है, इट्स ऑलवेज लोनली एट द टॉप। और जब आप उद्योजिका होने की शुरुआत करती हैं तो आप टॉप डाउन अप्रोच लेती हैं। तो जब आप टॉप में रहती हैं, जब आप आइडिया सोचती हैं, जब आप ये बात सोचती हैं कि हाँ मैं कुछ कर गुजरूंगी, तब आपके अंदर ये सोच होनी चाहिए कि हाँ मैं सफल भी होंगी। इसीलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए और ये सोचिए कि यदि आप सफल होती हैं तो आपको देखने वाली हर वो महिला सफल होती है जो शायद कल या आज आपसे प्रेरणा ले रही है या ले चुकी है। चौथा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है लक्ष्य निर्धारण करना। यदि आप माँ वैष्णो देवी की तरफ यात्रा करना चाहती हैं तो याद रखिए आप कन्याकुमारी की ट्रेन कभी नहीं पकड़ेंगी। इसलिए जरूरी है कि आप लक्ष्य को निर्धारित करें। जब मैं कहती हूँ लक्ष्य निर्धारण करना, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या बनना है। अक्सर महिलाओं को कहती हूँ कि आज सोच लीजिए कि 10 साल बाद आप यदि पेपर के फ्रंट पेज पर होंगी तो हेडलाइन आपके बारे में क्या कहेगा। आज जाइए, जो भी लोग मुझे सोच रहे हैं, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, वो आज एक कोरा कागज उठाइए और वो हेडलाइन लिखिए जो आज से 10 साल बाद आप अपने लिए पढ़ना चाहती हैं, और जाकर कहीं ना कहीं एक ड्रॉर के अंदर संजो दीजिए। 10 साल बाद उठाकर उस पेपर को देखिएगा कि आप कहां तक आई। इसलिए लक्ष्य आज निर्धारित कीजिए। पांचवा, जो उससे भी ज्यादा जरूरी है, लेकिन मैं इस बात का विवरण कर चुकी हूं, कर्म और फल दोनों की चिंता कीजिए और दोनों की जिम्मेदारी लीजिए। क्योंकि अब जब आप उद्यमी बन जाती हैं तब आप किसी भी और को इस जिम्मेदारी से अवगत भी नहीं करवा सकती हैं कि हाँ मुझे ये जिम्मेदारी है। ना आप रो सकती हैं, ना एवरी फेलियर इज योर्स एंड एवरी सक्सेस इज योर्स। इसीलिए दोनों की जिम्मेदारी उठाने का साहस रखिए। अगला, छठा, प्रयासरत, हमेशा प्रयासरत रहिए। कंसिस्टेंसी इज द की। क्योंकि जब तक आप कंसिस्टेंट अप्रोच नहीं रखेंगी, हार जीत तो लगता रहता है, लेकिन हर दिन, नॉट एवरी डे इज अ संडे, नॉट एवरी डे इज अ बैड डे। सूरज फिर निकलता है, रात होती है, अगले दिन सूरज फिर निकलता है। इसलिए प्रयासरत रहिए। जब तक आप प्रयासरत नहीं रहेंगी तब तक आप उद्यमी नहीं बन सकती हैं। अवसर पहचानिए। अवसर पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट एवरी डोर, लेकिन जरूरी है कि आप उस दरवाजे पे केवल मात्र वो दस्तक सुनिए नहीं, उस दस्तक से दरवाजा खोलिए। चाहे आप आज खिड़की खोलें, चाहे ना खिड़की खोले, लेकिन जब उस दिन जब अवसर ने दस्तक दिया, आपने दरवाजा नहीं खोला, तो आप सफलता की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए अवसर को पहचानिए। हर अनुभव, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, हर उस अनुभव से सीखिए, क्योंकि आपको अनेकों अनुभव आएंगे और इन एक्सपीरियंसेस को जब आप जोड़िएगा, जब आप समझिएगा और उनसे सीखने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप आगे बढ़ते जाइएगा। और पीछे चाहे आप सफल रहें चाहे असफल रहें, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके प्रयासों के कड़ी में जुड़ती जाएगी और आपको प्रेरणा देती जाएगी अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होने के लिए। और अंत में खासकर महिलाओं के लिए ये बात कहना चाहती हूं कि दिस वर्ल्ड इज नॉट अ वुमेन वर्सेस मैन वर्ल्ड, और ये कभी बन ही नहीं सकता है। मेरे पीछे मैंने जब शुरुआत की थी तो मैंने कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे वो आग, वो सपना दिखाया, और बहुत जरूरी है कि पुरुषों को महिलाओं के इस सफर में उनका साथ देना, उनके पीछे खड़े रहना। और इसीलिए कभी भी इसे मैन वर्सेस वुमेन मत बनाइए, बल्कि इसे वुमेन वर्सेस वुमेन भी नहीं बनाइए। महिलाओं को बहुत जरूरी है कि वो स्त्रियों को अपने साथ जोड़ें
और अपने एक मैं इसे अंग्रेजी में सिस्टरहुड शाउट आउट कहती हूँ, अपना एक नेटवर्क बनाइए, क्योंकि महिलाएं इसमें कमजोर होती हैं। जब तक आप नेटवर्किंग नहीं करेंगी तब तक आप उद्योग जगत में सफल नहीं हो सकती हैं। इसलिए चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, अपने नेटवर्क में उसको जोड़िए और उसको इस प्रकार से जोड़िए ताकि आप उसको भी कुछ सिखा सके, उससे भी प्रेरणा ले सके और दोनों मिलकर आगे की ओर बढ़ सके। ये मेरी 9 सूत्र हैं और इन नवरात्र में आपने 9 देवियों को पूजा है, लेकिन ये 9 सूत्र आपको जीवन के हर सफलता की ओर बढ़ा सकता है, हर कार्य में सफलता की ओर बढ़ा सकता है। इसलिए इन 9 सूत्रों को 9 मंत्र की तरह अपने साथ रखिए। और अंत में केवल मात्र अपने प्रिय कवि के बारे में के चंद पंक्तियों के साथ अंत करना चाहूंगी। मेरे प्रिय कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं और उन्होंने कहा है कि आपको नेता बनना है, किसी भी क्षेत्र में आपको लीडर बनना है। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। भूखंड, आपको विश्व पर अपना नाम लिखना है, विश्व को जय करना है, तो भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, आपको यश की प्राप्ति करनी है। नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, किसी नई चीज की रचना करनी है। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। विघ्न, जब विघ्न सामने आते हैं, चैलेंज तो आता ही रहेगा, जब चैलेंज आता है तब आप सॉल्यूशन की ओर आपको अपने आप झुकाव होता है। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झकझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। मेरे किशोर मेरे राजा, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। इसलिए इस चिंगारी को जलाते रहिए, इस आग को बुझने मत दीजिए और याद रखिए, आपकी उद्योजिकता और उद्यमीकरण होने से इस देश को फायदा है और इसीलिए बहुत जरूरी है कि अगली उद्यमी आप बने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है आपने। उद्यमी बनने के लिए माँ सिद्धिदात्री के हाथ में जो गदा, शंख, चक्र, कमल है, वैसे ही 4 चीजें हमारे पास होनी चाहिए और तीनों रूप जो सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा के हैं वो हमारे अंदर होने चाहिए। और जो 9 मंत्र आपने अभी बताए, उद्यमी बनने के लिए आग होनी चाहिए, जोखिम उठाने की हिम्मत होनी चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए, लक्ष्य निर्धारण करना, कर्म की चिंता मत करो, सिर्फ अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, अवसर पहचानना चाहिए, अनुभव से सीखना चाहिए और खुद का नेटवर्क बनाना चाहिए। बहुत बहुत आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। मुझे लगता है इस तरह सब बातें अगर ध्यान में रख के हर एक महिला ने काम किया तो जल्द ही देश अपना विश्व गुरु बन जाएगा। श्वेता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय युवक विचार मंच की तरफ से मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और सभी बंधु और भगिनियों का भी धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। इसके बाद भी हम ऐसे और नए विषय के साथ व्याख्यान श्रृंखला आपके लिए लेके आएंगे और ऐसी अलग अलग विषयों पर व्याख्यान श्रृंखला होती रहेगी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे भी जो निवेदन करने का अवसर दिया उसके लिए राष्ट्रीय युवक विचार मंच को बहुत बहुत धन्यवाद।